हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। आप सभी का स्वागत है डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 19 मई 2022 में। आज के जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसमें है थॉमस कप जो इंडिया ने पहली बार जीता है, एलिजाबेथ बॉर्न कौन है, गति शक्ति संचार क्या है, एंड्योरेंस मिशन ऑफ नासा क्या है, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो नीति आयोग ने लॉन्च किया है वो क्या चीज़ है, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ क्यों न्यूज़ में है, रैट्स क्या चीज़ होती है, एचडीआर ऑफ आईएमएफ क्या है, आईएमआरएफ क्या चीज़ होती है और ज्ञानव्यापी मॉस्क क्यों है न्यूज़ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डेली न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है थॉमस कप। इंडिया ने थॉमस कप जीत लिया है फर्स्ट टाइम आफ्टर बीटिंग इंडोनेशिया 3-0 इन द फाइनल। थॉमस कप पुरुषों का एक इंटरनेशनल बैडमिंटन कंपटीशन है और इसको वर्ल्ड्स मैन टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। थॉमस कप 1948 में स्टार्ट हुआ था और 16 टीम इसमें compete करती हैं जो कि मेंबर नेशंस हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के। थॉमस कप स्टार्ट किया गया था बाय लीजेंडरी बैडमिंटन प्लेयर ऑफ इंग्लैंड सर जॉर्ज एलन थॉमस द्वारा। डेनमार्क फर्स्ट ऐसी नॉन एशियन कंट्री है जिसने थॉमस कप को जीता हुआ है। थॉमस कप में इंडिया के प्लेयर के श्रीकांत ने सभी 6 मैचेस जो उन्होंने खेले थे उनमें जीत हासिल की। यहाँ पे ये बात भी जान लेना जरूरी है कि थॉमस कप 1982 से हर 2 साल में एक बार होता है। उससे पहले ये हर 3 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता था। जिस प्रकार से थॉमस कप मेंस टीम चैंपियनशिप भी कहलाया जाता है, वैसे ही विमेंस टीम चैंपियनशिप का नाम होता है उबर कप। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थॉमस कप 2022 में हुआ कहाँ था। तो ये थॉमस कप हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में, जिसमें कि इंडिया ने इंडोनेशिया को फाइनल्स में हराया 3-0 से और इंडोनेशियन टीम जो है डिफेंडिंग चैंपियंस थी। अगर थॉमस कप में सक्सेसफुल टीम्स के बारे में बात की जाए तो थॉमस कप इंडोनेशिया ने 14 टाइम्स जीता है, वहीं चाइना ने इसको 10 टाइम्स जीता है। इसके बाद मलेशिया ने थॉमस कप को 5 टाइम्स जीता है। आज तक सिर्फ 6 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने थॉमस कप टाइटल जीता है। इंडिया छठी ऐसी कंट्री बन गई है अब। इससे पहले इंडिया थॉमस कप के सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी 1952, 1955 एंड 1979। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एलिजाबेथ बॉर्न कौन है। फ्रांस में एलिजाबेथ बॉर्न को अपॉइंट किया गया है इस कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑन 16 मई 2022। एलिजाबेथ बॉर्न सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है फ्रांस की हिस्ट्री में कि एक विमेन को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। एलिजाबेथ बॉर्न ने सक्सीड किया है जीन कैस्टेक्स को और ये इससे पहले वाली गवर्नमेंट में एज अ लेबर मिनिस्टर काम कर रही थी। फ्रांस में फर्स्ट वीमेन जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी उनका नाम था एडिथ क्रेसन, जो प्राइम मिनिस्टर थी 91-92 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गति शक्ति संचार पोर्टल। इंडिया के टेलीकॉम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है गति संचार पोर्टल ऑन 14 मई 2022 और ये पोर्टल इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि स्पीड अप किया जा सके सेंट्रलाइज्ड अप्रूवल्स को फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टावर्स, लेइंग ऑफ फाइबर वायर्स एंड बूस्टिंग ऑफ अपकमिंग 5G रोल आउट। ये पोर्टल एक तरह का फैसिलिटेटर होगा इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स इन द टेलीकॉम सेक्टर। इस पोर्टल की मदद से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे अप्रूवल्स देगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है एंड्योरेंस मिशन। नासा ने हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च किया है फॉर इट्स एंड्योरेंस मिशन। एंड्योरेंस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है पता करना वाई प्लैनेट अर्थ सपोर्ट्स लाइफ, जबकि लाइफ पॉसिबल नहीं है मार्स और वीनस में। ये रॉकेट लॉन्च किया गया है नैलेसुंड इन स्वालबार्ड नॉर्वे से। एंड्योरेंस मिशन मेजर करेगा अर्थ का ग्लोबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बहुत वीक है और इसी कारण से अर्थ लाइफ को सपोर्ट कर पाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। नीति आयोग ने लॉन्च कर दिया है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म फॉर ओपन पब्लिक यूज़। इससे पहले अगस्त 2021 में इस प्लेटफॉर्म का बीटा वर्जन रिलीज किया गया था, जिसमें एक्सेस दी गई थी कुछ ही लोगों को फॉर टेस्टिंग एंड फीडबैक। नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट डेटा को एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल
और अवेलेबल कराना ऑन अ यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म में डेटा है डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज का, और ये प्रोवाइड करता है ऐसे टूल्स जिसकी मदद से इस डेटा को एनालाइज भी किया जा सके एंड विजुअलाइज भी किया जा सके। इस पोर्टल में 203 डेटा सेट्स हैं फ्रॉम 46 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज, और ये सभी डेटा सेट्स इंटरऑपरेबल हैं और रेगुलरली अपडेट भी किए जाएंगे। इस पोर्टल से सारे डेटा सेट्स को डाउनलोड भी किया जा सकता है और फ्रीली मर्ज भी किया जा सकता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस पोर्टल आर कि ये जो डेटा सेट्स हैं ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। इस प्लेटफॉर्म को विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें ऑडियो और वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश में। आइए अब जानते हैं कि एनडीएपी की सिग्निफिकेंस क्या है। एनडीएपी के डेटा सेट्स जो हैं वो इंटरऑपरेबल हैं एक दूसरे के साथ, और इसीलिए बहुत इजी हो जाएगा क्रॉस सेक्टरल एनालिसिस करना। इस पोर्टल की मदद से गवर्नमेंट कर पाएगी डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ। राजस्थान गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज अ टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व नोटिफाई किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एज पर द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। ये फोर्थ टाइगर रिजर्व हो गया है राजस्थान में आफ्टर रणथंभौर, सरिस्का एंड मुकुंदरा, और इंडिया में ये 52nd टाइगर रिजर्व बन गया है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व एक टाइगर कॉरिडोर है बिटवीन रणथंभौर टाइगर रिजर्व एंड मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आइटम विच इज़ रैट्स, विच स्टैंड्स फॉर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इंडिया होस्ट कर रहा है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एंटी टेरर बॉडी रैट्स की मीटिंग। रैट्स की मदद से SCO मेंबर स्टेट जो हैं वो कोऑर्डिनेट कर पाते हैं और इंटरैक्ट कर पाते हैं इन द फील्ड ऑफ काउंटर टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। मेंबर स्टेट्स की एंटी टेररिस्ट कैपेसिटी को डेवलप किया जाता है बाय होल्डिंग एनुअल जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइजेस। वहीं SCO की बात करें तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसको शंघाई में फाउंड किया गया था इन 2001। SCO के मेंबर्स हैं रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है SDRs, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। SDRs इसलिए चर्चा में है क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिव्यू किया है करेंसीज को और इंक्रीज किया है वेटेज ऑफ US डॉलर्स एंड चाइनीज़ युआन। यहाँ पे ये भी जान लें कि SDRs जो हैं ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट हैं जिनको क्रिएट किया था IMF ने इन 1969 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लीमेंटिंग मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व्स। SDRs की वैल्यू बेस्ड है बास्केट ऑफ 5 करेंसीज पर, US डॉलर्स जिसकी हाईएस्ट वेटेज है, फिर यूरो, चाइनीज़ युआन, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जिसकी लोएस्ट वेटेज है। IMF SDRs को एलोकेट करता है मेंबर कंट्रीज में उस प्रपोर्शन में जैसे कि उनका रिलेटिव शेयर है IMF में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है IMRF क्या चीज़ है। IMRF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम, और ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट की जा रही है अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ जनरल असेंबली एट द यूनाइटेड नेशंस। अब से IMRF कंडक्ट की जाएगी एवरी 4 ईयर्स, और ये सर्व करेगी एज अ प्राइमरी इंटर गवर्नमेंटल ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि डिस्कस किया जाएगा और शेयर की जाएगी प्रोग्रेस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू माइग्रेशन, और इसकी मदद से अडॉप्ट किया जाएगा इंटर गवर्नमेंटली अग्रीड प्रोग्रेस डिक्लेरेशन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है लुम्बिनी में ताकि इंडो नेपाल टाइज को बूस्ट किया जा सके। इंडिया और नेपाल दोनों देशों ने अग्री किया है कि वो इस्टेब्लिश करेंगे सिस्टर सिटी रिलेशंस बिटवीन लुम्बिनी जहाँ पे कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था एंड कुशीनगर जो कि भगवान बुद्ध की डेथ प्लेस है। लुम्बिनी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी हैं बुद्धिस्ट विहारास के और स्तूपास के।
जो कि बिलोंग करते हैं 3rd सेंचुरी BC टू 15th सेंचुरी AD के पीरियड को। जहाँ तक इंडिया और बुद्धिज़्म की बात करें तो इंडिया बुद्धिज़्म की बर्थ प्लेस है। भगवान गौतम बुद्ध की कई इम्पोर्टेंट साइट्स इंडिया में सिचुएटेड हैं, जैसे कुशीनगर, बोध गया जहाँ पे कि उनको एनलाइटनमेंट मिला था, सरनाथ जहाँ पे कि उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है ज्ञानवापी मॉस्क, जो कि वाराणसी में है और ये एडजेसेंट टू काशी विश्वनाथ टेम्पल है। वाराणसी के एक लोकल कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि वो जांच करके बताए ज्ञानव्यापी मॉस्क के स्ट्रक्चर को। 1991 में एक पेटिशन फाइल की गई थी वाराणसी कोर्ट में, जिसमें पेटिशनर्स और लोकल प्रीस्ट ने कहा था कि उनको परमिशन दी जाए कि वो ज्ञानव्यापी मॉस्क एरिया में वर्शिप कर सकें। पेटिशनर का कहना था कि औरंगज़ेब ने काशी विश्वनाथ टेम्पल के एक पार्ट को डिमोलिश करके ये मॉस्क को सेटअप किया था 16th सेंचुरी में। अप्रैल 2021 में वाराणसी की एक कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि वो सर्वे करके बताए ज्ञानव्यापी मॉस्क के बारे में। इसके बाद ये मुद्दा इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां पे कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 प्रोहिबिट करता है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के रिलीजियस करैक्टर को चेंज करने के लिए, विच एग्जिस्टेड एज ऑन 15th अगस्त 1947। आइए अब जानते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 क्या है। ये लॉ पास किया गया था 1991 में बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव, जब राम मंदिर मूवमेंट अपने पीक पर था। ये लॉ कहता है कि रिलीजियस करैक्टर जो है एक प्लेस ऑफ वर्शिप का, जो एग्जिस्ट करता था 1947 में, उसको चेंज नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट। सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट प्रोहिबिट्स कि किसी भी रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप का कन्वर्जन हो जाए इनटू अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ अनदर रिलीजन। एक्ट ये भी कहता है कि लीगल प्रोसीडिंग्स ऐसे केसेस में तभी इनिशिएट की जा सकती हैं जबकि किसी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर चेंज किया गया हो आफ्टर 15th अगस्त 1947। और इस एक्ट में मैक्सिमम पेनल्टी 3 years इम्प्रिजनमेंट की है अलॉन्ग विथ फाइन। तो दोस्तों ये थे हमारे डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 19 मई 2022। अगर ये आपको पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री PDF एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।